चलिए सही है, तो हम लोग शुरू करते हैं। कल वाला लेक्चर आपने देखा था, हम लोग ने लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और लैटिट्यूड से ही जुड़ी हुई, यानी अक्षांश लैटिट्यूड्स को बोलते हैं, और अक्षांश से ही जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी शब्दावली थी, टर्मिनोलॉजी था। उस टर्मिनोलॉजी को भी हम लोगों ने समझा और लैटिट्यूड्स के कैरेक्टर को भी हम लोगों ने समझा। यहाँ पर हम आज अभी जो बात करने जा रहे हैं, यहाँ लैटिट्यूड से ही संबंधित कुछ स्पेशल लैटिट्यूड्स होते हैं, तो उनको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, जानेंगे, उनके कैरेक्टर्स को जानेंगे, और वो कैसे बने हैं उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बेसिस पर कुछ जोन बने हैं। जोन, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि एक लैटिट्यूड और दूसरे लैटिट्यूड के बीच का जो एक स्पेस होता है, रीजन होता है, उसको हम जोन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा लैटिट्यूड, जो जितने लैटिट्यूड्स हमारे यहाँ बनेंगे, हमारे ग्लोब पर बनते हैं, तो उनमें कुछ उनके जोनल कैरेक्टर के बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया गया है। जोन्स को क्लासिफाई किया गया है और अलग अलग उसके टर्मिनोलॉजी या अलग अलग उसका नाम रखा गया है। तो हम लोग उन सारे पक्षों को अभी इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो इसके लिए हम फिर से आपको यहाँ पर एक मॉडल स्केच करते हैं, अर्थ का ही मॉडल स्केच करते हैं, और उसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ देखिए, हम यहाँ अर्थ को एक ऐसे अर्थ को यहाँ पर स्केच करते हैं। ये अर्थ का एक ऐसा मॉडल स्केच किया गया जो बिल्कुल, इसमें कोई भी टिल्टिंग, यानी कोई भी एक्सियल टिल्टिंग, जिसको अक्षीय झुकाव हम कहते हैं, तो वो हमने अभी नहीं बनाया है। और इसीलिए एक्सिस को हम सीधा यहाँ केवल अभी केवल एक्सिस को बना देते हैं। ये जो हम बना रहे हैं, ये हो गया हमारा ये इक्वेटर, जो कल हम लोग डिस्कस कर भी रहे थे। तो ये इक्वेटर हो गया, विषुवत रेखा हो गया। और इसी पर हम लोग अब जानेंगे कि हमारे जो स्पेशल लैटिट्यूड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ये केवल उतने देर के लिए समझने के लिए हमने आपको बनाया हुआ है कि जब हम समझ रहे हैं कि अर्थ की पोजीशन, यानी जो अक्षीय झुकाव जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल किसी प्रकार का कोई एक्सियल टिल्टिंग या अक्षीय झुकाव नहीं है। उस पोजीशन को यहाँ पर समझने के लिए हमने इसको बनाया हुआ है। अब यहाँ देखिए, एक्चुअल में अर्थ की जो पोजीशन है, ये पोजीशन को आप यहां हम बना रहे हैं, यहां समझ लीजिए, इस बोर्ड के इस भाग में। ठीक है, ये जो ऑर्बिट बन रहा है, ये ऑर्बिट है अर्थ का। जिस ऑर्बिट पे, यहां पर ये ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट पे एक साइड में, इस पूरे ऑर्बिट की एक साइड में सन की या सूर्य की पोजीशन बनती है। और इसी पर पृथ्वी चारों तरफ, ये अंडाकार आपको एक जो शेप दिख रहा है, तो इसी अंडाकार शेप पर पृथ्वी चारों तरफ, जिसको इसको कक्षा बोलते हैं, पृथ्वी की अर्थ की ऑर्बिट करते हैं, तो इसी पर सूर्य की परिक्रमा करती है। ये लगभग 365 दिन में, 365 डेज में सन इस पर रिवॉल्व करती है, सॉरी, सन को अर्थ रिवॉल्व करती है। और इस रिवॉल्विंग पोजीशन में यहाँ कुछ आप स्थितियां मैं बना देता हूं जिससे आपको समझ में आवे। एक स्थिति यहां मैं पृथ्वी की बना रहा हूं, एक स्थिति यहां मैं पृथ्वी की बना रहा हूं। ये जो दो स्थितियां बनती हैं, इनको यहां समझ लीजिए। एक तीसरी स्थिति हम यहां बना दे रहे हैं, और चौथी स्थिति हम यहां बना दे रहे हैं। अब देखिए, यहां मैंने इस मॉडल में हमने अर्थ का कोई अक्षीय झुकाव या एक्सियल टिल्टिंग नहीं रखा है। एक्सियल टिल्टिंग मीन्स जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ये एक्सिस हो गया। अभी देखिए, अभी हम इसको दोनों, ये जो एक्सिस है,
इस एक्सिस को ऐसे पकड़े हुए हैं, कोई झुकाव नहीं है, लेकिन वास्तव में अर्थ इंक्लाइंड है, यानी इसका एक्सिस, ये जो आपको दिख रहा है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस झुका हुआ है। ओके, तो हमने बिना झुकाव वाले पृथ्वी के मॉडल को यहां बनाने की कोशिश की है, और यहां जो हम दिखा रहे हैं आपको, वो दिखा रहे हैं कि अर्थ की जो एक्चुअल टिल्टिंग, जिसको अक्षीय झुकाव कहते हैं, तो वो अक्षीय झुकाव बना हुआ है, और उस पोजीशन में अर्थ की क्या कंडीशन होती है, तो इसलिए हम यहाँ अक्षीय झुकाव बना रहे हैं। अब ये समझिए पहले, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। ओके, ये झुका दिया हमने। ओके, अब यहां आप देख रहे हैं ये एक लाइन होती है, इस लाइन को हम सोल्स्टाइस लाइन के नाम से जानते हैं, आयन रेखा कहेंगे। ये सोल्स्टाइस लाइन है, सोल्स्टाइस लाइन, इसको बोलेंगे यहां से वहां तक, यानी इसको हम बोलते हैं अयन रेखा। ये दो इसकी बात होगी, और ये जो पोजीशन बन रही है यहां से, इसको अगर हम डॉट डॉट करके मिला दें, तो ये कहलाती है विषुव रेखा, इक्विनॉक्स लाइन, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स लाइन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं विषुव, विषुव रेखा। आप देख रहे हैं कि चूंकि ऑर्बिट एलिप्टिकल शेप में है, अंडाकार कक्षा में है, रूप में है, इसलिए ये जो दोनों लाइन है, इस दोनों लाइन की लंबाई एक जैसी नहीं होगी। इसकी लंबाई ज्यादा है और इसकी लंबाई कम है, यानी सोल्स्टाइस लाइन या आयन रेखा की लंबाई ज्यादा है, और इसकी इक्विनॉक्स वाली लाइन की जो लंबाई है ये कम है। अब इसको सोल्स्टाइस क्यों कहते हैं, इसको इक्विनॉक्स क्यों कहते हैं, और इससे इसका क्या संबंध है, जो हम लोग अभी जानने समझने वाले हैं, इसको हम लोग ओके ओके ओके, चलिए नीतू इसको करते हैं। अभी आप इसको नोट कर सकती हैं यहाँ पे, सोल्स्टाइस, SOLSTICE, सोल्स्टाइस, और लाइन आयन रेखा हम बड़ा बनाएंगे, कुछ और भी इस पर बनाने थे, तो इसलिए हमने बहुत बड़ा नहीं बनाया, बहुत छोटा हो गया। चलिए इसके बाद हम बनाएंगे भी, बड़ा ही लिखेंगे। अब यहाँ पर जो काम करेंगे वो बड़ा लिखेंगे। तो यहाँ पहले समझ लीजिए, इक्विनॉक्स, EQUINOX, इक्विनॉक्स लाइन, हिंदी में कहेंगे इसको विषुव, विषुव रेखा। क्लियर दिख रहा है ना? आप बताइएगा, विपुल भी बताएंगे, नीतू भी बताएंगी। ये दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जो मैंने लिखा है वो समझ में आ जा रहा है, स्पेलिंग सहित मैंने आपको बताया। अब ये दो चीजें तो दिख रही होंगी। ओके, अब यहां समझिए, ये जो फिगर हमने बनाया है, ये कैसा बनाया है इसको समझिए। मैं बड़ा यहां बना दे रहा हूं। ओके, ये अर्थ का एक शेप हम यहां ले लेते हैं। इसी को हमने यहां किया क्या है, ये ऐसे इसके एक्सिस को इंक्लाइन कर दिया है, झुका दिया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि पृथ्वी वास्तव में ऐसे ही झुकी हुई है। अब कितना डिग्री क्या है ये सब अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ये झुकी हुई है। और इस झुकाव की दिशा किधर है? ये सन है, सूर्य है, तो सूर्य की तरफ इसके झुकाव की दिशा है। ओके, यानी अर्थ की जो पोजीशन बनेगी, अब यहां से आप समझ सकते हैं, अगर ये सन है, सूर्य है, तो यहां पर क्या हुआ है, पृथ्वी, ये एक स्थिति हुई बिना झुकाव वाली, लेकिन वास्तव में इसका झुकाव है, तो ये स्थिति ऐसे बन गई। आप समझ रहे होंगे, इस पोजीशन में ये वाला जो भाग है पृथ्वी का, जिसको हम लोग कल देखे थे, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा, उत्तरी गोलार्ध होगा, तो उत्तरी गोलार्ध को इस समय
ज्यादा लाइट मिल रहा है और एंगल इसकी जो लाइट की होगी वो लगभग साउथ वाले हेमिस्फीयर की तुलना में अधिक हो जाएगी। ये एक पोजीशन बनी। यहां जो पोजीशन बनी है, अब यहां देखिए सेम पोजीशन यहां पर है, लेकिन सन की पोजीशन अब इसके पीछे हो गई। यहां इस पोजीशन में जो ये वाली पोजीशन बनी है, तो इसके कारण क्या हो गया, अब साउथ वाले को ज्यादा लाइट मिलेगी, ज्यादा एंगल से मिलेगी, सन के नजदीक होने का भी फायदा मिलेगा, और दूसरा इसको ज्यादा एंगल से लाइट मिलेगी, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण। सूर्य के किरणों का जिधर से लाइट जाने वाली है ज्यादा हो जाएगा, और साउथ वाले के लिए ज्यादा हो जाएगा, नॉर्थ वाले के लिए कम हो जाएगा। लेकिन जब ये दो पोजीशन और बनती है यहां भी और यहां भी, तब जो ये इक्वेटर है ना, विषुवत रेखा, कल हम लोग बात किए थे, जिसको ग्रेट सर्किल हम लोग कह रहे थे, तो यहां पर सन की लाइट यहां पर सीधी पड़ती है, 90 डिग्री की पड़ती है, तो वो पोजीशन यहां बनती है और यहां बनती है। अब ये दोनों स्थितियां इक्विनॉक्स वाली लाइन के सहारे जो जुड़ रही हैं वो, और जो दो स्थितियां यहाँ सोल्स्टिस वाली लाइन से जो जुड़ रही है ये, अगर हमें ध्यान में इसको हमने रखा हुआ है, तो इसी के आधार पर आज हम लोग को जो अगला हम लोग का ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आगे की बातें इसी के बेसिस पर हम लोग को समझनी है। अब देखिए, लैटिट्यूड्स तो बन गए थे सारे, और जो लैटिट्यूड्स बने थे उसमें हमने देखा कि एक लैटिट्यूड थोड़ी सी स्पेशल हो रही थी, और वो इसलिए स्पेशल हो रही थी यहाँ पर, यानी एक अक्षांश जो वृत्त बना था, लैटिट्यूडनल सर्किल बना था या लैटिट्यूडनल लाइन बना था, वो, या जिसको हम लोग ग्रेट सर्किल कह रहे थे, वो इसलिए स्पेशल हो जा रहा था क्योंकि उसकी साइज सबसे बड़ी थी। ओके, और वो था इक्वेटर, यानी विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त के नाम से जिसको हम जानते हैं, ये वाली लाइन बनी हुई थी। लेकिन हमारे इस पूरे पृथ्वी में जितने भी लैटिट्यूड्स बनते हैं उन या बन सकते हैं, उन लैटिट्यूड्स में कुछ ऐसे लैटिट्यूड्स हैं, कुछ ऐसी अक्षांश हैं और उनसे निर्मित अक्षांश रेखा और अक्षांश वृत्त हैं जो स्पेशल लैटिट्यूड्स कहलाते हैं, और उनका अपना एक इंपॉर्टेंस है, उनका अपना एक महत्व है, और उनका एप्लीकेशन आगे है जिस पर प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग को उनको समझना है कि वो कैसे बने हैं, किस वजह से बने हैं। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां पर एक स्पेशल लैटिट्यूड जो यहां बन जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी यहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ये ट्रॉपिक्स यहां एक बनता है, उसी का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो एक डॉट डॉट हम कह रहे हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये जो अब हम कह रहे हैं नीचे, तो एक और टॉपिक बनता है, इसका नाम है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका नाम है टॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कट रेखा, हिंदी में इसको बोलेंगे कट रेखा, कट रेखा। ओके, नाम क्या होगा, टॉपिक ऑफ कैंसर, कट रेखा, और ये हो जाएगी मकर रेखा, मकर रेखा। यहां आपको, जैसे मैं कल बताया था, ये आप यहां रेखा दिख रही होगी, लेकिन ये वृत्त के रूप में होगी। जब हम ग्लोब की बात करेंगे तो ग्लोब के संदर्भ में ये वृत्त के रूप में होगी। तो इसका नाम हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, और ये हो जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर। ठीक है ना, ये साइज सही है? नहीं तो आप बताइएगा, इतने में पढ़ने में दिक्कत तो नहीं आ रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दो लाइन जो आप देख रही हैं यहां बना हुआ है, ये दो विशिष्ट रेखाएं हैं इक्वेटर के बाद, और ये
पहली बात आती है कि इसको हम ट्रॉपिक्स क्यों बोलते हैं, ये ट्रॉपिक्स क्यों बोलते हैं। इस ट्रॉपिक का नाम कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। इसका नाम मकर रेखा है, इंग्लिश में इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू। अब ये दो रेखाएं बनी है, इन रेखाओं के बनने का आधार क्या है और इनकी लैटिट्यूडनल वैल्यू यानी अक्षांशीय मूल्य इनका क्या है। जब हम अक्षांशीय मूल्य की बात करते हैं तो अक्षांशीय मूल्य इनका होता है 23 डिग्री एंड हाफ मिनट, यानी 23.5 डिग्री हम बोल सकते हैं। तो 23.5 डिग्री इसको बोल सकते हैं, और हम इसको और भी कुछ बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं 23 डिग्री और हाफ मिनट, आधा मिनट, यानी 23 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री इसको बोलते हैं। तो 23.5 डिग्री में आधा डिग्री को कितना बोलेंगे, मिनट अगर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। तो हम 23 डिग्री 30 मिनट इसको लैटिट्यूडनल वैल्यू के रूप में इसको हम पहचानेंगे। 23 डिग्री और 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री। ओके, ये इसकी लैटिट्यूडनल वैल्यू होगी। बात आती है कि इसकी लैटिट्यूडनल वैल्यू 23.5 डिग्री क्यों है, क्योंकि इसकी भी लैटिट्यूडनल वैल्यू उतनी ही आती है, और ये हो जाता है अक्षांशीय मूल्य का भी 23.5 डिग्री। यहां भी हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसको डिग्री और मिनट में लिखें तो कल हम लोगों ने जो सीखा है कि इसको 23 डिग्री और 30 मिनट इसको भी कहा जा सकता है। यानी 23 डिग्री 30 मिनट पर जो भी अक्षांश यहां पर वृत्त बनेगा, इस वैल्यू की जो भी बनेगी, यहां पर जो भी बनेगी, वो एक स्पेशल एटीट्यूड हो गई। इनका नाम हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा, कर्क वृत्त, और ये हो जाएगी मकर रेखा, मकर वृत्त, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ट्रॉपिक्स हम क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं, देखिए ये ट्रॉपिक्स, ये जो है ना वो सोल्स्टाइस लाइन, तो ये एक्चुअल में यहां जब देखेंगे तो ये ट्रॉपिक्स, दो ट्रॉपिक्स को कनेक्ट करने वाली लाइन है। दो टॉपिक्स का हिंदी होता है यहाँ पर जो उसको अयन बोलते हैं, तो इसीलिए इसको हिंदी में अयन रेखा यहाँ पर हम कह रहे हैं। तो ये दो टॉपिक्स को मिलाने वाली रेखा। अब दो टॉपिक्स कैसे बनी, तो इसको समझने के लिए यहाँ आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी के झुके होने के कारण जो इनका विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, इस मॉडल में समझिए, जो इनका बीच वाली लाइन है, इस बीच वाली लाइन पर इस झुकाव के कारण सूर्य की किरणें उस दिन नहीं पड़ती। सूर्य की किरणें कहां पड़ती हैं, तो आगे जाके पड़ती हैं सीधे 90 डिग्री से, और जहां जाके पड़ती हैं उसी को हमने कह दिया ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, यानी कर्क रेखा हो गई। तो ये जो स्थिति बनी है इस दिन यहां पर कर्क रेखा पर, यानी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये नॉर्थ में है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश वृत्त है वहां पर इस दिन 90 डिग्री से 90 डिग्री से सूर्य की किरणें यहां पर पड़ती हैं इस दिन। और वो दिन कौन सा होता है, तो दिन होता है 21 जून, यानी 21 जून की स्थिति हो जाती है। ये हो गया 21 जून। तो 21 जून को यहां पर कर्क रेखा पर, यहां यानी कर्क रेखा का मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, यहां पर सीधी सूर्य की किरणें 90 डिग्री के कोण से यहां पर पड़ रही हैं यहां पर। इसलिए विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में जहां तक सूर्य की किरणें 90 डिग्री से पड़ी, उसकी अंतिम ये सीमा हो गई, लास्ट लिमिट हो गई, जहां 90 डिग्री से पड़ रही है। तो इसी को हम लोग बता दिया, ये हो गया कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये एक सोल्स्टाइस हो गया, यानी एक अयन की स्थिति यहां पर बन गई। और इस दिन हमारे यहाँ ग्रीष्मकाल होता है, गर्मी का सीजन होता है, इसीलिए इस सोल्स्टाइस का नाम यहां पर हो जाता है, इस अयन का नाम हो जाता है, या जहां अयन
का अंत होता है, सीमा का अंत होता है, तो उसका नाम हो जाता है ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत, है ना। यानी समर सोल्स्टाइस, समर सोल्स्टाइस, ये वाला स्पेलिंग हो जाएगा सोल्स्टाइस। ग्रीष्म अयनांत ये हो गई, यानी यहां तक सूर्य की सीधी किरणें पड़ी। वजह क्या हुआ? अब क्वेश्चन के उस हिस्से में आइए जहां आपसे रीजन पूछा जाएगा कि रीजन क्या हुआ यहां। तो रीजन हुआ यहां पर अर्थ का या पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी अगर झुकी न होती तब क्या होता यहां पर? पृथ्वी अगर न झुकी होती तो सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर आती, इक्वेटर पर आती। यानी क्या ये समर सोल्स्टाइस जो बना हुआ है, इसकी वजह क्या है आपसे पूछा जाएगा। तो वजह क्या होता है कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, ये जो झुका है, क्योंकि झुक जाने से हुआ क्या? तो झुक जाने से हो गया कि सूर्य की सीधी किरणें जो जानी चाहिए थी विषुवत रेखा पर, ये जो देख रहे हैं विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर न जाकर कहां चली गई? तो ये चली गई कुछ उत्तर की तरफ, नॉर्थ में चली गई, और वहां जाके इन स्थितियों में सूर्य की किरणें 90 डिग्री के कोण से यहां पर पड़ रही है। अब बात आ रही है कि यहां यही क्यों पड़ रही है? तो इसलिए कि झुकाव उतना ही है। अगर झुकाव बढ़ जाएगा तो क्या होगा देख सकते हैं आप। झुकाव को हमने कितना कर दिया? 90 डिग्री कर दिया। तो देखिए अगर पृथ्वी 90 डिग्री के कोण से झुक जाए, जैसे अभी स्थिति मैंने ग्लोब का यहां पर बनाया हुआ है, तब क्या होगा? सूर्य की सीधी किरणें यहां पर इसके उत्तरी ध्रुव पर सीधे चली आएंगी। यहाँ पर आप समझ सकते हैं उत्तरी ध्रुव पर चली आएगी, यहाँ ये स्थिति बन जाएगी। इसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है ये झुकाव की वजह से हो रहा है। झुकाव 90 तो जा रही है 90 पे, झुकाव 0 तो जा रही है ये 0 डिग्री पर। इसका मतलब जितना ज्यादा झुकाव होगा उतना डिग्री ये उतने डिग्री की अक्षांश वृत्त पर ये सीधी सीधी किरणें पड़ेंगी। तो अब वो बात आती है कि ये 23.5 डिग्री पर क्यों पड़ रही है। तो क्लियर हो गया पिक्चर। पिक्चर ये क्लियर हो गया कि इसलिए पड़ रही है क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है। यानी पृथ्वी का झुकाव कोण अगर परिवर्तित हो रहा है कम या ज्यादा, तो ये वाली जो लाइन है ये उत्तर या दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मैं समझ रहा हूं कि इतनी बातें क्लियर हो रही है ना। बताते चलिएगा, नीतू भी बताएंगे और आप भी बताइएगा, बिल्कुल आप भी बताइएगा, और बाकी लोग भी यहाँ पर जितने बैठे हैं सारे लोग भी आप अपना बताते रहिएगा कि ये पोजीशन जो अगर यहाँ पर इसको शिफ्ट कराना है तो तब संभव होगा जब पृथ्वी के झुकाव कोण में कोई परिवर्तन हो। अब झुकाव कोण की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो झुकाव कोण में परिवर्तन दो तरह से हम लोग देखेंगे। एक तो देखेंगे कि जैसे अभी हमने हाथ में ग्लोब लिया हुआ है तो वास्तविक परिवर्तन, निरपेक्ष एब्सोल्यूट इंक्लिनेशन, निरपेक्ष झुकाव। अब देखिए ये जो हम बात अभी कर रहे हैं ना, ये निरपेक्ष झुकाव हुआ। निरपेक्ष का मतलब पृथ्वी खुद जितनी ये झुकती है, तो ये जैसे अभी झुकी हुई है तो ये निरपेक्ष झुकाव की बात होगी। एक और होता है और वो होता है सापेक्षिक झुकाव। ठीक है ना। सापेक्षिक का मतलब क्या हुआ कि अब देखिए ये झुका है, झुकाव की दिशा उधर की तरफ बनी हुई है, लेकिन अगर यही पृथ्वी यहां से ऐसे होते हुए और फिर यहां पहुंच जाए तब क्या होगा? अब झुकाव तो उस डायरेक्शन में है, सूर्य तो पीछे चला आया। इसका मतलब अभी देखिए फिर से मैं करता हूं रिपीट। अभी देखिए सूर्य यहां पर बना हुआ है, ये सूर्य की पोजीशन है और ये पृथ्वी के झुकाव की दिशा है, यानी पृथ्वी सूर्य की तरफ झुकी है। लेकिन अगर यहां से हम सीधे यहां से ऐसे होते जाएं और यहां पहुंच जाएं, यानी पृथ्वी यहां पहुंच जाए तो सूर्य तो पीछे चला आया। तो अब झुकाव की जो दिशा है वो तो विपरीत हो गई, यानी सन के अपोजिट ये पृथ्वी झुकी है, इधर की तरफ नहीं झुकी है, ये अपोजिट झुकी है। इधर की तरफ हम तब मानते हैं जब ये दिशा कुछ ऐसी होती, लेकिन ऐसी हो नहीं रही है, ये जस्ट अपोजिट हो गया, उधर की तरफ हो गया। तो ये सापेक्षिक झुकाव,
दो तरह की बात हुई, एक हुआ एब्सोल्यूट इंक्लिनेशन, निरपेक्ष झुकाव, और दूसरा हुआ सापेक्षिक झुकाव, किसी के सापेक्ष। तो किसके सापेक्ष? सन के या सूर्य के सापेक्ष। अब इसको चलिए समझिए फिर से, सन के सापेक्ष। तो पृथ्वी के निरपेक्ष झुकाव का कोण जो ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है निरपेक्ष रूप में। लेकिन पृथ्वी जब इस पर ऑर्बिट करती है, यानी अपने कक्ष में, अपने ऑर्बिट में घूमती है, तो सूर्य के सापेक्ष इसके झुकाव के कोण में परिवर्तन होता। अभी आपने देखा कि झुकाव कोण जितना होगा, जैसा होगा, वहीं पर सूर्य की सीधी किरणें 90 डिग्री के कोण से पहुंचेंगी। तो झुकाव के कोण में अगर निरपेक्ष रूप में कोई परिवर्तन हो तब भी, सापेक्षिक रूप में कोई परिवर्तन हो, यानी सन के पर्सपेक्टिव सूर्य के सापेक्ष कोई परिवर्तन हो तब भी, होगा क्या? होगा ये कि जो सीधी किरणें पड़ रही है 90 डिग्री के कोण से पड़ रही हैं, ये परिवर्तित होगी। और इसी तरह से यहां से जब यहां पृथ्वी पहुंचती है, हो क्या जाता है? वो ये जाता है कि सूर्य अब यहां पहुंचने पर पीछे आ गया। पीछे आने का मतलब ये हुआ कि जो सन की आगे से लाइट आ रही थी, अब लाइट जाएगी सन की पीछे से। और जब पीछे से जाएगी तो ये लाइट कहां पहुंचेगी? तो अब यहां नहीं पहुंचेगी, यानी जो पहले यहां पहुंच रही थी, यहां नहीं पहुंचेगी, बल्कि पहुंचेगी विषुवत रेखा से साउथ में पहुंचेगी, दक्षिण में पहुंचेगी। और इस तरह से एक लाइन के सहारे, चूंकि पृथ्वी रोटेट करती है, घूर्णन करती है, इसलिए एक लाइन जो बनेगा, एक अक्षांश इसको मिलेगा, अक्षांश की सर्किल एक मिलेगी, उस अक्षांश की सर्किल पर, लैटिट्यूडनल लाइन पर पूरा 24 घंटे सूर्य की किरणें यहां पर पड़ेंगी। और वो यहां पर क्या कहलाता है? तो उसी का नाम यहां पर, यहां जैसे इसको बीच वाले को हम इक्वेटर कहते हैं, तो यहां पर उसी का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर वृत्त या मकर रेखा के रूप में आप यहां देख रहे हैं। और उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू भी होगी 23.5 डिग्री। तो ये हो गई, यहां निर्मित हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहां निर्मित हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो तारीख होगा, डेट होगा, ये स्थिति बनेगी, वो बनेगी 22 यानी 22 दिसंबर को, 22 ऑफ दिसंबर, ठीक है, दिसंबर को। तो ये बन रही है 22 दिसंबर को, ये स्थिति बन रही है, ठीक है। यानी 22 दिसंबर को कहां से देगी? तो विषुवत रेखा से दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त पर सूर्य की 90 डिग्री की कोण की जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण है उनकी किरणों का, वो हो रहा है। और 21 जून को कहां हो रहा है? कितना हो रहा है? तो 21 जून को हो रहा है विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री से बढ़ रही है, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वृत्त पर सूर्य की सीधी किरणें यहां पर पड़ रही हैं। तो हमने देखा कि ये दो स्थितियां ऐसी बन गई। अब उत्तर से दक्षिण तक, इसका मतलब हुआ 21 जून से 22 दिसंबर तक। फिर से देखिएगा, उत्तर से दक्षिण तक ये लाइन यहां से शिफ्ट होते होते 90 डिग्री की जो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा की आपतन कोण वाली रेखा है, ये उत्तर से दक्षिण शिफ्ट हो रही है। तो कैसे शिफ्ट हो रही है? तो 21 जून से यहां से ये शिफ्ट होके सीधे जा रही है 22 दिसंबर को, यानी जून के बाद जुलाई, अगस्त और बीच में आ रहा है सितंबर। ये जो पोजीशन बन रही है, ये सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी दिसंबर को ये पोजीशन बन गई यहां पर। तो कभी भी जैसे यहां से सूर्य से यहां तक की स्थिति आई, ये जो सूर्य की लाइट सीधे 90 डिग्री की आ रही थी, तो ये यहां से यहां शिफ्ट हो गई। इस शिफ्टिंग की वजह क्या है? पृथ्वी का निरपेक्ष झुकाव है कि नहीं, बताइए। निरपेक्ष झुकाव में परिवर्तन हो रहा है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है, या सापेक्षिक झुकाव में परिवर्तन हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है? एब्सोल्यूट इंक्लिनेशन में चेंज हो रहा है,
पृथ्वी के उससे ये परिवर्तन हो रहा है, या रिलेटिव इंक्लिनेशन में चेंज हो रहा है, इसके वजह से ये परिवर्तन हो रहा है? ऑप्शन, ये दो ऑप्शन है, आप बताइए। दो ऑप्शन आपके सामने दिए हैं कि यहां से यहां तक आते आते आपने चेंज क्या देखा? चेंज ये देखा कि जो सन की लाइट आ रही थी यहां पर, ये 21 जून को आ रही थी और यहां 90 डिग्री के कोण से चमक रहा था, यानी लाइट यहां मिल रही थी, और ये शिफ्ट होके चली आई मकर रेखा पर, यहां 90 पड़ने लगी, तो यहां से ग्रेजुअली क्रमशः धीरे 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 शिफ्ट होके चली आई। तो यहां मैं उसी को बना रहा हूं, 21 जून से सीधे दिसंबर आ गया, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आ गया। तो ये सूर्य की जो 90 डिग्री वाली सूर्य की रेखा थी, ये शिफ्ट होके यहां चली आई। अगर यहां आ गई है तो ऑप्शन मैं आपको दो दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है कि अर्थ के, पृथ्वी के जो एक्सियल टिल्टिंग है, अक्षीय झुकाव है, अक्षीय झुकाव समझ रहे हैं आप, जो फिर से दिखा दे रहा हूं आपको, ये अक्षीय झुकाव है। तो अक्षीय झुकाव में सापेक्षिक परिवर्तन, सन के पर्सपेक्टिव, सूर्य के सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण ये स्थिति बन रही है, या जो एक्सियल टिल्टिंग में एब्सोल्यूट चेंज, निरपेक्ष रूप में एक्सियल टिल्टिंग में परिवर्तन हो रहा है, उसके वजह से ऐसा हो रहा है। ऑप्शन क्या हुआ? ओके, आप पहले वाले के लिए, यानी अगर एब्सोल्यूट चेंज हो रहा है, एब्सोल्यूट चेंज हो रहा है, तो एब्सोल्यूट के लिए ए लगा दीजिए, ए फॉर एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। निरपेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो उसके लिए आप ए टाइप कर दीजिए, और यदि सापेक्षिक चेंज हो रहा है, रिलेटिव चेंज हो रहा है, तो उसके लिए आप आर लगा दीजिए, है ना? रिलेटिव चेंज, विपुल ने लिखा रिलेटिव चेंज, और नीतू क्या होगा इसका जो परिवर्तन हो रहा है? तो नीतू भी इसमें बता सकती हैं क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा कि रिलेटिव होगा, यानी यहां से यहां तक पृथ्वी के झुकाव के कोण में जो परिवर्तन हुआ है, ये सूर्य के सापेक्ष हुआ है, या ये वास्तव में 23.5 डिग्री से ज्यादा झुक गई है या कम झुक जा रही है पृथ्वी, इसलिए हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? तो आप इसमें ए लगा सकते हैं यदि निरपेक्ष रूप में कोई परिवर्तन हो गया। निरपेक्ष को आप हमेशा समझिएगा, मैंने मीन्स जो हम लोग बोलते हैं ना कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो पृथ्वी का जो ये 23.5 झुकाव है, ये निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है? ए। अब नीतू आपको हम थोड़ा यहीं पर क्लियर कर दें, ध्यान से समझिएगा। दो शब्दावली हम यूज कर रहे हैं यहां पर, एक हम कर रहे हैं एब्सोल्यूट, जिसके लिए हिंदी में शब्द होता है निरपेक्ष, है ना? आपने ए लगाया है, और उधर एक और आंसर आया है रिलेटिव, और इसको बोलते हैं सापेक्ष, हिंदी में सापेक्ष, ठीक है ना? तो निरपेक्ष का मतलब यह हुआ, निरपेक्ष का मतलब यह हुआ कि जो पृथ्वी का झुकाव है, ये पृथ्वी का झुकाव, जैसे ऐसे झुकाव है, ये जितनी डिग्री झुकी हुई है, जितने डिग्री, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि कहां से इसके झुकाव को मेजर करते हैं, जानते हैं, लेकिन जो आपने सुना है, पढ़ा है, उसी के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो जितनी डिग्री झुकी है, इस झुकाव के कोण को हम निरपेक्ष झुकाव करते हैं, कहते हैं, और ये 23.5 डिग्री झुकी है। अभी आपके सामने हम यहां दिखाए कि 23.5 झुकी है डिग्री, इसीलिए 23.5 पर ये 90 डिग्री वाली लाइन, 90 डिग्री के एंगल वाली लाइन, सूर्य की किरणों के कोण वाली लाइन वहां तक पहुंचती है। अभी हमने आपको करके यहां पर दिखाया था, है ना? तो ये निरपेक्ष हुआ। सापेक्ष का मतलब यह हुआ कि किसी के रिलेशन में, निरपेक्ष का मतलब कि एक्चुअल झुकाव कितने डिग्री में है, और सापेक्ष का मतलब ही हुआ किसी के सापेक्ष। जैसे हमें कोई पूछे कि हम कितने लंबे हैं, छोटे हैं, तो अगर हम ये बता रहे हैं कि हम 5 फीट 9 इंच की हमारी लंबाई है, तो ये निरपेक्ष हुआ। लेकिन हम अमिताभ बच्चन यहाँ पर आके लंबे हैं वो,
और आके खड़े हो जाए तो हमें कहा जाएगा कि हम छोटे हैं। और कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर या आके खड़ा हो जाए, जो हमारे से कम, कोई बच्चा आके बगल में खड़ा हो जाए, तो उसके सापेक्ष हमें कहा जाएगा कि हम लंबे हो गए। यानी हमें अमिताभ बच्चन के सापेक्ष एक बार छोटा कहा जाएगा और किसी बच्चे के सापेक्ष हमें एक बार बड़ा कहा जाएगा। इसका मतलब कि हम ही को छोटा भी कहा गया और हम ही को बड़ा भी कहा गया। तो ये तब हो सकता है जब ये किसी के सापेक्ष हम बात करेंगे। निरपेक्ष बात करेंगे तो किसी के सापेक्ष नहीं बोलना है, हम सीधे सीधे कितने डिग्री झुकी है वो बात करेंगे। तो पृथ्वी का यहां से यहां तक आप देखिए, पृथ्वी के झुकाव के कोण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, बल्कि झुकाव की जो दिशा है ये सूर्य से ऐसे घूम के जा रही है, इसलिए झुकाव की दिशा बदल जा रही है। और झुकाव की दिशा सूर्य से बदल जाने के कारण सूर्य के सापेक्ष कोण में परिवर्तन आ जाएगा और इसीलिए ये निरपेक्ष नहीं होगा, ये होगा सापेक्ष। यानी पृथ्वी जब अपने ऑर्बिट पर, ये अपने कक्षा में ऐसे घूमती है तो उस घूमने के कारण यहां पर क्या होता है, तो इस घूमने के कारण यहां पर परिवर्तन आ जाता है। और क्या परिवर्तन आ जाता है, तो परिवर्तन ये आ जाता है कि सूर्य के सापेक्ष उसके झुकाव कोण में परिवर्तन आता है, सूर्य के सापेक्ष, ध्यान रखिएगा। और इसीलिए जब किसी के सापेक्ष कोई परिवर्तन होगा या निरपेक्ष रूप में कोई परिवर्तन होगा, तो जब जितना झुकाव सूर्य के सामने रहेगा, सूर्य के सामने जितना झुकाव, ध्यान से समझिए, जैसे हम आपकी तरफ हैं अभी, अगर हम ऐसे झुक जाएं तो हम आपकी तरफ झुके हैं, ध्यान से समझिए। तो आपके सापेक्ष हमारा ये जो हमारी अभी पोजीशन ये बनी है, ये आपकी तरफ ये झुका हो गया। इसी को एक दूसरे एग्जांपल से समझिए। जैसे ये है, ये डंडा है, ठीक है। अगर हम डंडे को आपकी तरफ झुकाएं तो ये आपकी तरफ झुकाव है, ध्यान से समझिए। तो आपकी तरफ ये झुकाव हो गया, ये इसका आपके रिलेशन में आपके सापेक्ष झुकाव हो गया। लेकिन इसी डंडे को अगर हम ऐसे घुमा दें तब क्या हुआ, ये डंडा आपकी तरफ, ध्यान रखिएगा, जो मैं इधर अंगुली से इशारा कर रहा हूं तो ये आप है, तो आपकी तरफ नहीं झुका। यानी आपकी तरफ झुका होता तो क्या था, इसका एक सिरा आपके नजदीक था, दूसरा वाला सिरा आपसे दूर था। लेकिन इस स्थिति में क्या हुआ, दोनों सिरे आपके बराबर दूरी पर है, झुकाव तो उधर की तरफ है ना। इसका मतलब दिशा, झुकाव की दिशा अलग है। तो झुकाव है लेकिन आपके रिलेशन में नहीं है। एब्सोल्यूट यहां पर जो इसका इंक्लिनेशन है या झुकाव है वो है, लेकिन सापेक्षिक अगर आपसे देखें तो आपके सापेक्ष नहीं है। यही बात मैं बोल रहा हूं, आप अपने आप को जहां बैठे हैं, आप दोनों लोग और बाकी लोग, अगर आप जहां बैठे हैं उसको आप सभी लोग आप समझ लीजिए कि आप सूर्य हैं। तो जब ये स्थिति ऐसे बनती है तो सूर्य के सापेक्ष झुका हुआ, जब ये स्थिति ऐसे बन गई तो सूर्य के सापेक्ष झुकाव समाप्त हो गया, किसी और के सापेक्ष झुकाव हो गया। यही स्थिति में परिवर्तन यहां से यहां तक ये आ रहा है। ओके, अब आप समझ पा रहे हैं ना। नीतू बताइए, क्योंकि आपका आंसर गलत हो रहा था इसलिए अब बताइए, सही हो जा रहा है तो तुरंत हमें समझ में आ जाए कि कोई रिस्पॉन्स करिए तो मालूम हो जाएगा क्लियर हुआ कि नहीं ये कंसेप्ट, है ना। हाँ? ओके, चलिए, थैंक यू। तो अब आप समझ गए कि पृथ्वी के इस कक्षा पे घूमने के कारण ऑर्बिट करने के कारण सूर्य के सापेक्ष स्थितियां क्या हो रही हैं, बदलती जा रही। और इसी से जिस जिस अक्षांश वृत्त पर सूर्य के किरणों का आपतन कोण 90 डिग्री, यानी आपतन कोण का मतलब सूर्य की जो सीधी किरणें जा रही हैं, जहां जहां 90 डिग्री जाएगा वहां वहां वो ये पूरा, जैसे ये वाली विशेषता है, तो अभी यहां 90 डिग्री पड़ रहा है, तो जहां जहां जैसे जैसे सूर्य की पोजीशन, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी के इस घूमने के कारण पोजीशन चेंज होती जाएगी, तो वहां वहां 90 डिग्री की सूर्य से आने वाली किरणों की का कोण होता जाएगा। तो यहां 22 दिसंबर तक आते आते, 22 दिसंबर को
जो मकर रेखा जिसको बोल रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये शिफ्ट होके चली आती है। इसका मतलब ये हुआ 21 जून से, यहां देखिए फिर से 21 जून को अगर ये पोजीशन थी तो 22 जून को यहां चमका होगा सूर्य, 23 को यहां, 24 को यहां, ऐसे करते करते ये जून के बाद से जुलाई, अगस्त और सितंबर में यहां आएगा। कैसे? अब इस मॉडल में देखिए 21 जून को ये था तो जुलाई यहां कहीं पड़ा होगा, अगस्त यहां कहीं आया होगा और सितंबर यहां आ गया। और सितंबर में 23rd ऑफ सितंबर यानी 23 सितंबर को सूर्य की स्थिति ऐसी हो गई कि यहां से घूमते घूमते और ये कहां आ गई, लाइट सीधे पड़ने लगी विषुवत रेखा पर जिसको इक्वेटर बोलते हैं। ये विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर आ गई, इसीलिए एक इक्विनॉक्स इस दिन हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि इक्वेटर और इक्विनॉक्स के बीच क्या संबंध है। ये इक्विनॉक्स यानी विषुव इसको बोलेंगे, तो एक विषुव की स्थिति यहां पर बन गई, क्योंकि विषुव यानी विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी रेखा, ये 90 डिग्री के कोण वाली जो लाइन है, ये 90 डिग्री से सूर्य सीधे 90 डिग्री से यहाँ पर इंक्लाइन होके सीधे उसकी इंक्लिनेशन हो रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो रहा है, यानी सूर्य के किरणों का कोण 90 डिग्री इस दिन हो गया। ओके, अब फिर क्या हुआ, यहां से अब साउथ में जाना है सूर्य को, यानी सूर्य के किरणों का जो 90 डिग्री पड़ रहा था, 21 जून से शुरुआत हुआ था, 23 सितंबर तक यहां 21 जून से शुरुआत हुआ था, 23 सितंबर को यहां आ गया। अब 24 सितंबर को कहां चला जाएगा, साउथ में, दक्षिण में। तो 24 सितंबर को यहां इधर जाने लगा, तो अक्टूबर कहीं यहां रहा होगा, नवंबर कहीं यहां रहा होगा, दिसंबर में 22 दिसंबर को यहां पहुंच गया, यानी ये वाली स्थिति आ गई। तो अब देखिए हम बता सकते हैं ना कि ये वाली स्थिति थी 21 जून को, ये वाली स्थिति कहां आ गई 23 सितंबर को, और ये स्थिति कब आ गई 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को यहां आ गए। अब पृथ्वी जब यहां से वापस अब इधर की तरफ जा रही है, तो फिर से क्या हो रहा है, ये लाइन अब यहां से 90 डिग्री वाली जो थी, ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जा रही है, क्योंकि दिसंबर के बाद से जनवरी, फरवरी और ये मार्च आएगा। जब पोजीशन बनती है 21 मार्च, तो पृथ्वी के विषुवत वृत्त पर फिर से यहां पर जो 23 सितंबर को जैसी स्थिति आई थी, 90 डिग्री के कोण से, यहां पर 90 डिग्री के कोण से सूर्य की किरणें चमकने लगी थी, उसी तरह से फिर से 21 मार्च को फिर वही स्थिति रिपीट होगी 21 मार्च को। और इसीलिए यहां विषुवत जो वृत्त है ना, इक्वेटर है, उसी इक्वेटर पर पुनः 21 मार्च को यहां पर ये ऐसे जा रही है तो चमकने लगेगी, यानी सूर्य की किरणें सीधे 90 डिग्री के कोण से चमकेंगी, आएंगी विषुवत वृत्त पर किस दिन 21 मार्च को। और ये भी क्यों हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी अपने झुकाव के साथ जो 23.5 डिग्री झुकी है, ये अपने झुकाव के साथ, ठीक है ना, यहां से झुकाव के साथ सीधे क्या कर रही है, तो झुकाव के साथ सीधे यहां से ये ऑर्बिट कर रही है, यानी अपनी कक्षा में घूम रही है। इसके कारण ये स्थिति यहां बन रही है। अब देखिए ये विषुवत रेखा पर यहां चमकी थी, विषुवत रेखा पर यहां चमकी, तो दोनों को मिलाने वाली जो रेखा हो गई, इक्वेटर पर यहां थी, इक्वेटर पर यहां हो गई, इक्विनॉक्स वाली लाइन, नहीं इक्वेटर से इक्विनॉक्स वाली लाइन बन गई, यहां पर बन गया, इसी को हम बोलते हैं विषुव रेखा। तो विषुव रेखा बन गई, और विषुव रेखा बन गई तो अब देखिए यहां से यहां तक पुनः पहुंची, ठीक है, यहां से यहां तक पुनः पहुंची। अब फिर से कहां जा रही है 21 मार्च के बाद, अप्रैल मई जून वाली स्थिति के लिए जा रही है। तो जून वाली स्थिति का मतलब यह हुआ कि यहां से फिर यहां पहुंच चुकी है। अब ये जून है, तो मार्च
जून, तो मार्च के बाद अप्रैल में कहीं यहां आएगी, ऐसे मई में कहीं यहां आएगी और फिर जून को जा रही है। तो जैसे जैसे फिर से पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती जा रही है सूर्य के चारों तरफ, वैसे वैसे ये जो 90 डिग्री वाली लाइन है, वो 90 डिग्री वाली लाइन शिफ्ट होते होते फिर से पहुंच गई 21 जून को यहां पर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे गाड़ियों के आगे वाले शीशे पर आपने देखा होगा वाइपर चलता है इसे, है ना, जो बरसात होती है और वो पानी को शीशे से हटाते चलता है, तो उसी तरह से यहां हो रहा है क्या कि जो लाइट है, ये लाइट सीधी कभी यहां 90 डिग्री से चमक रही है, कभी यहां चमक रही है, कभी यहां चमक रही है, कभी विषुवत रेखा पर, और ऐसे ही करते करते प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर यहां चमकी, फिर से अगले दिन से यहां वापस होती है, फिर से यहां होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे हम इस हाथ में टार्च, मान लिया जाए कि ये टार्च है, तो टार्च हम यहां जलाएंगे, यहां से यहां की तरफ जैसे जैसे हम टार्च करेंगे, तो चारों तरफ जहां जहां हमारा टार्च जाएगा, इधर जाए इधर जाए, है ना, विषुवत रेखा से उत्तर, विषुवत रेखा से दक्षिण। जब भी ऐसे करेंगे तो 90 डिग्री के कोण से सूर्य की किरणें सीधे यहां पर मिलेंगी, यानी टार्च की रोशनी सीधे यहां पर मिलेगी। ये वाला जो जोन हो गया, ये एक ऐसा जोन बन गया जिस जोन का नामकरण या जिस जोन को यहां पर नाम दिया जाता है, और इस जोन का हम नाम क्या दे सकते हैं? इस जोन का नाम ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंध, इसको हम कर देंगे। अब ध्यान रखिए, मैं इसको मिटा रहा हूं और यहां इसको हम लोग बोलेंगे क्या? ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे, उष्ण कटिबंध इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए, उष्ण कटिबंध, यानी उष्ण कटिबंध में अब हम बाकी लाइन, ये सब जो लिखा हुआ है इसको मिटा दें। ओके, उष्ण कटिबंध विशेषता क्या हो गई उष्ण कटिबंध की? यहां पर चूंकि 90 डिग्री के कोण से सीधे यहाँ पर लाइट आ रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, बीच में वर्ष भर, वर्ष का मतलब कि एक साइकिल जहां से भी आप शुरू करें, एक साइकिल कंप्लीट हो गई इस कक्षा पे, इस ऑर्बिट में सूर्य का एक चक्र पूरा हो गया, तो एक वर्ष उसको बोलते हैं, 365 दिन और कुछ घंटे यहाँ पर लगते हैं करने में। तो उसी तरह से एक वर्ष में कभी सूर्य की सीधी किरणें यहाँ होती हैं, कभी यहाँ होंगी, कभी इधर होंगी, कभी यहाँ होंगी, इससे उधर या इससे दक्षिण की तरफ नहीं होगी। और यहाँ इसी के कारण यहाँ सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है, एनर्जी, जो इंसुलेशन यानी सूर्य से मिलने वाली एनर्जी को हम सूर्यातप बोलते हैं, इंसुलेशन बोलते हैं। तो ज्यादा इंसुलेशन मिलता है, ज्यादा सूर्यातप यानी ज्यादा ऊष्मा मिलती है इस भाग को, और ऊष्मा को हीट बोलते हैं, ऊष्मा को। तो ज्यादा हीट मिलेगा, सूर्यातप से मिल रहा है, इंसुलेशन से मिल रहा है, इसीलिए इसको इंसुलेशनल एनर्जी बोलते हैं। तो जब ज्यादा इंसुलेशनल एनर्जी मिलेगा तो ज्यादा तापमान बढ़ेगा, उष्णता बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, तो इसलिए इसका नाम हो गया ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल जोन, इसको बोला जाएगा उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन यानी उष्ण कटिबंध बन गया। ये उष्ण का मतलब ही हुआ ज्यादा उष्णता, ज्यादा हॉटनेस, ये ट्रॉपिकल जोन बन गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब तक हमारे कितने स्पेशल लैटिट्यूड हो गए? तो कौन कितने स्पेशल लैटिट्यूड या लैटिट्यूडनल सर्किल हो गई? अभी तक आपने देखा
कि स्पेशल लैटिट्यूड्स में एक हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में ही कंप्लीट कर लिए थे, जान चुके थे, जिसको ग्लेड सर्किल कहा गया था और जिसको इक्वेटर कहा गया था, विषुवत रेखा। तो एक बन गया हमारी स्पेशल लैटिट्यूड्स में विषुवत रेखा। दूसरी यहां पर आ गई मकर रेखा और एक उत्तर की तरफ हो गई कर्क रेखा। इनकी वैल्यू कौन कितनी हो गई? तो ये हो गया, विषुवत रेखा हो गया 0 डिग्री की वैल्यू और कर्क रेखा की वैल्यू हो गई, अभी जो मिटाए हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स वाली, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली रेखा हो गई स्पेशल लैटिट्यूड, और एक और हो गई दक्षिण की, और ये हो गई 23.5 डिग्री साउथ की लैटिट्यूड। तो एक स्पेशल लैटिट्यूड विषुवत रेखा, दूसरी हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, तीसरी हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा की अक्षांश वृत्त। तो 3 हमारे स्पेशल लैटिट्यूड्स मिल गए। अब विषुवत रेखा के बाद ये जो 2 बने हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो 2 बने हैं, तो कैसे, ये कैसे बने हैं, किस आधार पर बने हैं, ये आपसे आधार ऑप्शन में दिया जाएगा, है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल आप बोल रहे हैं। तो यहां पर अब यही प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न का भी जवाब दीजिए। बिल्कुल, प्रश्न ये है कि ये जो पूरा ट्रॉपिकल जोन, ध्यान से समझिएगा, ट्रॉपिकल जोन बना है, प्रश्न भी समझते चलिएगा। इस ट्रॉपिकल जोन बना है तो 2 ट्रॉपिक्स बने। एक ट्रॉपिक्स बना ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा ट्रॉपिक बना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनने का रीजन क्या हुआ, कारण क्या हुआ, हम ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ऑप्शन बताते चलिएगा आप लोग। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बनने का कारण क्या है, ऑप्शन दे रहे हैं। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, एक्सियल टिल्टिंग, दोनों लोग, आप लोग और बाकी आप सभी लोग, है ना, हम यहां लिख भी दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को हम यहां आपसे कर दे रहे हैं यहां पर कि टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के निर्माण का आधार क्या है, लिख दे रहे हैं। कर्क रेखा और रेखा या वृत्त, या कर्क रेखा या मकर रेखा या वृत्त, इसको भी वृत्त भी समझेंगे आप, के निर्माण का आधार है, आपको बताना है। ए, मैं लिख दे रहा हूं, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कोण, अक्षीय झुकाव कोण, बी लिख दे रहे हैं। पृथ्वी की कक्षीय गति, कक्षीय गति, सी लिख दे रहे हैं। ए और बी दोनों, डी लिख दे रहे हैं। डी पृथ्वी का घूर्णन, इसमें कर दीजिए ए और बी, और एक और बना देते हैं, आपको थोड़ा सा उलझाना चाहते हैं।
एक और वो हम यहां लिख दे रहे हैं ए बी और डी तीनों। अब थोड़ा सा कठिन तो होगा, कठिनाई हम लोग की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो उसमें सेलेक्ट होना है तो ये मान कर चलें कि हमें बहुतों से आगे निकलना है, और आगे निकलने के लिए थोड़ा सा अभी से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इसीलिए हमने थोड़ा आपको यहां ऐसा दिया है कि जैसे आयोग में पूछा जाता है। ओके, तो यहां पर हम बोल दे रहे हैं, हम कर्क रेखा और मकर रेखा के निर्माण का आधार है, यानी द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज, यहां आर भी हो सकता है। आर क्या है? तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कोण, यानी एक्सियल टिल्टिंग एंगल ऑफ द अर्थ। दूसरा होगा पृथ्वी की कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन ऑफ द अर्थ। और सी होगा ए एंड बी दोनों, यानी बोथ ए एंड बी। और डी होगा पृथ्वी का घूर्णन, यानी रोटेशन, यानी रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ। और ई में हो जाएगा ए बी एंड डी, यानी ऑल ऑफ द एबव, यानी यहां ए बी एंड डी यानी तीनों। ओके, तो ये इंग्लिश में भी हो गया, हिंदी में भी हो गया। और आपको इसमें बताना है कि किसके बेसिस पर टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये बना है। जल्दी बताइए हमें, आप अपने दे सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आपके सामने है, और थोड़ा सा कठिन तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि काफी बारीकी से हम लोग चीजों को समझ रहे हैं, और मैं समझ रहा हूं कि आप इसको बता भी सकते हैं, है ना? तो बताइए, कर्क वृत्त बनना, मकर वृत्त बनना किसके कारण संभव हुआ है? नंबर वन एक्सियल टिल्टिंग ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण, यानी एंगल ऑफ द एक्सियल टिल्टिंग ऑफ द अर्थ। नंबर वन। बी ऑर्बिटल मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की कक्षीय गति। सी में ये दोनों है। डी में है पृथ्वी का घूर्णन, यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ। और फिर से ई में क्या है? तो ए भी है, बी भी है और डी भी है। ये तीनों ऑप्शन बताना है, ए बी सी डी और ई, क्या होगा? ओके, जल्दी बताइए क्या हो सकता है, बिल्कुल क्लियर हो जाए। इससे हम लोग को एक बेसिस मिल जाएगा, आधार मिल जाएगा कि हम लोग कैसे इसको लेकर चलेंगे, है ना? इससे पता चलता जाएगा कि कहां तक आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि उद्देश्य क्या है, कोई भी प्रिपरेशन अगर किया जाए तो उसके सामने ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एग्जाम को क्वालिफाई करना। और एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप या कोई भी या हम यूपीएससी पढ़ रहे हैं, एमपीपीएससी पढ़ रहे हैं, यूपीपीएससी पढ़ रहे हैं, बीपीएससी पढ़ रहे हैं, या किसी और प्रीलिम्स का कोई भी एग्जाम कर रहे हैं, तो उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। तो हम कर क्या सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम अपने को थोड़ा सा अपग्रेड करें। एक्सरसाइज यही हमें करनी है, हमारा मेथड यही होना चाहिए। तो इसलिए सामने जो आते जाएगा, जहां से आते हैं क्वेश्चन, यहीं पर अगर हम लोग समझते चले तो क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक आप लोग का आंसर नहीं आया, और आप लोग जितने लोग बैठे हैं आप लोग भी अपना बताइए। लेकिन हम आप लोग को यहां पर ये विपुल का क्या हुआ? ई। ओके, विपुल का आंसर आ गया। और भी किसी का आंसर आ सकता है? हाँ, आप लोग का भी आ रहा है आंसर, आप लोग का ई। ई और उधर सबका ई। अच्छा, इधर और यहां से किसका? नीतू का क्या आ सकता है? क्या नीतू होगा, बताइए? ई। ओके, बड़ा अच्छा लगा कि यहां भी जितने लोग बैठे हैं उनका भी आंसर ई है।
और आप लोगों का भी आंसर ई आ रहा है, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया यहां पर। यानी पृथ्वी, ध्यान से समझना है कि अगर यहां पर हम इसको ध्यान से समझिए, पृथ्वी रोटेट करती है। अब हम यहां तीसरी बात की बात करते हैं पहले। अगर यहां लाइट मिल रही है, पृथ्वी घूमे ही नहीं तो लाइट तो यही मिलती रहेगी ना। अगर अर्थ रोटेट न करे तो लाइट तो एक ही जगह मिलती रह जाएगी। तो पूरी सर्किल बना ले ये लाइट, या जैसे ये हाथ में हमारे ये है, तो अगर ये सर्किल बना ले तो जरूरी सर्किल तभी बन सकता है जब जैसे सर्किल बन रहा है, ये अर्थ रोटेट कर रही है तो यहां पे एक जगह पड़ने के बाद भी सर्किल बन गया, चारों तरफ खींच गया लाइट लाइन। उसी तरह से अर्थ के रोटेशन के कारण जहां भी लाइट मिलती है वहां क्या हो जाता है, एक सर्किल बन गई। ये एक बात हो गई। दूसरी बात कि पृथ्वी के झुकाव के कारण, हमने शुरुआत में ही बताया था कि पृथ्वी झुकी है, इसीलिए लाइन ये विषुवत रेखा से उत्तर चली जा रही है 90 डिग्री वाली, या विषुवत रेखा से दक्षिणी चली जा रही है। तो एक झुकाव का कोण भी हो गया। तीसरा कि ये ऑर्बिट कर रही है, इसीलिए सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी का झुकाव को सूर्य के सापेक्ष बदलते जा रहा है। तो तीनों ही बातें सही हैं, तीनों की भूमिका है, और इसीलिए आप लोग का जो आंसर आया बिल्कुल सही आया। बहुत ही अच्छा और उत्साहजनक आप लोग का ये परिणाम है जो आप लोग दे रहे हैं। रिस्पांस बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे ये लगता है कि नहीं, हम लोग सही ट्रैक पर जा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि केवल मैं ही जा रहा हूं, मेरे साथ आप लोग बने हुए हैं, तभी हमारी जो सार्थकता है कि जो हम लोग एक दूसरे से जुड़ के और इस तरह से अपनी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, तो ये तभी सार्थक है जब आप इससे पूरी तरह से कन्विंस होते जा रहे हैं और आप साथ साथ चल रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, ये बातें तो आपने जान ली। अब बात आती है कि आपका ये जो बना है ना ट्रॉपिकल जोन, इसमें बीच वाली लाइन कितनी थी, 0 डिग्री की थी, 0 डिग्री की। और ये वाली लाइन कितनी है, 23.5 डिग्री की है ना। ये वाली भी कितनी है, 23.5 डिग्री की है। अब पूछा जाता है कि जिसको ट्रॉपिकल जोन कहा जा रहा है, ठीक है ना, उस ट्रॉपिकल जोन की लैटिट्यूडनल वैल्यू या उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, इसको हिंदी में बोलेंगे अक्षांशीय विस्तार। ट्रॉपिकल जोन का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन यानी अक्षांशीय विस्तार कितना है। ओके, ट्रॉपिकल जोन का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, तो आपको यही बताना है, यही बताना है। और यहां मैं बोल दे रहा हूं कि कितने डिग्री तक हो रहा है। तो यहां पर अगला क्वेश्चन है कि उष्ण कटिबंध का अक्षांशीय विस्तार है। अगला क्वेश्चन है उष्ण कटिबंध का, यहां मिटा देते हैं इसको, यहां भी लिख सकते हैं हम लोग, है? ओके, चलिए, थैंक यू विपुल, थैंक यू। यहां चलिए, आपको ऐसा लगता है तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और इसी तरह से हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम लोग एग्जाम को क्रैक करना, ध्यान में रखिए, हम लोग का मिशन क्या है, एग्जाम को क्रैक करना। तो एग्जाम को क्रैक करने का मतलब ये हुआ कि हम जहां से वो लोग पूछ सकते हैं, जितनी गहराई से उठा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो हम लोग ना कर पाए और वहां जाके पछताना पड़े कि काश ऐसा हम लोग पढ़े होते। तो काश शब्द हम लोग के सामने नहीं आना चाहिए, और इसीलिए यहां पर अब ये बता रहे हैं कि ये हम लोग को सीधा प्रश्न क्या है, उष्ण कटिबंध का अक्षांशीय विस्तार है। उष्ण कटिबंध का अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय, ये क्वेश्चन है, विस्तार, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द ट्रॉपिकल जोन इज दोनों आगे में नहीं लिखेंगे, बोल दे रहे हैं इज, और यहां ऑप्शन दे रहे हैं ए 23
डिग्री 30 मिनट। ओके, बी 47 डिग्री, सी 66 डिग्री 30 मिनट एंड डी 90 डिग्री। ये 4 विकल्प आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि ये जो बना हुआ है ये पूरा उष्णकटिबंध है और इसकी लिमिट हो गई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी लिमिट हो गई 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त। यही आपको बताना है कि इसका विस्तार कितना है, ए बी सी डी। हाँ, इसमें कितने डिग्री का विस्तार है, एक्सटेंशन कितने डिग्री का है। तो आप लोग भी अपना कैलकुलेशन करते रहिएगा और आपको धीरे से इशारे से आपको भी बता देना है, वहां से आप बोल भी सकते हैं। लेकिन अभी देखें उधर से कितना आंसर आता है, आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि कितना होगा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कितना होगा। ए, विपुल का कितना आया, ए। ओके, आप लोग भी अभी जब हम पूछेंगे तब आप लोग अपना बताइएगा। ओके, विपुल अब कितना किए, बी कर दिए यानी ए को हटा दिए। नीतू का क्या हुआ, नीतू का भी है, ए है। ओके, और आप लोग का क्या हुआ, उधर का क्या हुआ है, सबका बी, सबका बी। चलिए, बी में ज्यादा वोट मिल रहा है, लेकिन यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है तो इसलिए डेमोक्रेटिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिविल सर्विसेज चाहे प्रोविंशियल हो चाहे यूपीएससी हो, आप भी जानते हैं कि वो डेमोक्रेटिक नहीं होता। डेमोक्रेटिक का मतलब आप देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा जिसकी संख्या होती है उसकी गवर्नमेंट बनती है। तो यूपीएससी में क्या होता है, जिसकी सबसे ज्यादा संख्या होती है वो फेलियर्स की होती है, वो फेल होते हैं। तो इसलिए डेमोक्रेटिक होने की जरूरत नहीं है कि जो सब कह रहे हैं वो सही होगा, वो सबसे ज्यादा संख्या तो फेल होने वालों की होती है, सक्सेस होने वालों की संख्या बहुत कम होती है। इसलिए हमेशा ही डेमोक्रेटिक नहीं होना है, तो कोई जरूरी नहीं है ये सही हो जाए। लेकिन अब ये सही है कि ये सही है या ये हो सकता है, आइए हम लोग जांचते हैं। चलिए नीतू, हम यहां देखते हैं, आपने भी अभी लगाया है, हालांकि पहले विपुल ने भी लगाया था और आपने भी लगाया था और आप लोग भी अपना बता रहे हैं। तो यहां देखते हैं, विस्तार का मतलब क्या हुआ, ये 0 डिग्री है और यहां से 23.5 है, 23.5 डिग्री, यानी 23 डिग्री 30 मिनट इधर हो गया और यहां से इधर भी ये 23 डिग्री 30 मिनट हो गया। तो 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण, ये दोनों हो गया ना। तो आप 23.5 उत्तर वाला प्लस 23.5 दक्षिण वाला दोनों को जोड़ेंगे तो 23.5 और 23.5 ये दोनों जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 47। यानी विस्तार पूछा जा रहा तो 47 हुआ और इसलिए सही क्या हुआ, जिसमें सभी लोगों ने लगाया था अधिकांश। लेकिन मैं समझ रहा हूं नीतू क्लियर हुआ कि कहां गलत हो रहा था आपसे। ओके ओके, चलिए थैंक यू। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए, इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन पूछा गया और ये कई बार पूछा गया है, थोड़ा सा जटिल तो है, लेकिन मैं जिस तरह से अभी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग जब यहां तक पहुंच गए तो उस जटिलता को भी आप दूर कर लेंगे। ओके, जटिलता ये है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन और वहां पूछा गया। और मैं समझ रहा हूं कि यूपीएससी, हालांकि हम लोग ने एमपीपीसीएस को फोकस किया है, लेकिन किसी भी कमीशन को हम कम नहीं आंक सकते। कब कौन सा क्वेश्चन वो लोग डाल देंगे, पूछ देंगे, क्योंकि आबादी भीड़ बढ़ती जा रही है, प्रतियोगियों की भीड़ बढ़ती जा रही है, तो उनको तो अच्छों को लेना है ना। तो जो कम अच्छे हैं उनको छांटना है, तो एक ही उनके पास ऑप्शन है, इसीलिए टेस्ट ले रहे हैं, इसीलिए तो स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं, पी लेते हैं और मेंस लेकर उसमें से जो अच्छे लोगों को चुनना होता है। तो इसलिए हम किसी कमीशन को हल्के में नहीं ले सकते। भले ही एमपीपीसीएस के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यूपीएससी के क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कर ले जाते हैं कि नहीं। प्रश्न आपके सामने कंडीशन के साथ है। कंडीशन ये है कि यदि पृथ्वी के झुकाव का कोण अभी 23.5 डिग्री है, ध्यान रखिएगा, अभी 23.5 डिग्री है। ओके, यहां तक बिल्कुल हमारी बात समझ में आ रही है।
अगर पृथ्वी के झुकाव के कोण को बढ़ाकर 24 डिग्री कर दिया जाए, इससे समझ लीजिए पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कोण को बढ़ाकर 24 डिग्री कर दिया जाए तो उस कंडीशन में उष्ण कटिबंध का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा कितना। मैं यहां पर थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं इसी में, है ना। यदि पृथ्वी का, चलिए लिख देते हैं, यदि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कोण में आधे डिग्री की वृद्धि हो जाए, यानी ये 24 डिग्री हो जाए, इस कंडीशन में आपको अब बताना है कि क्या होगा। इफ the axial tilting, if the axial tilting will tilt about 24 degree, then what will be the extension of the tropical zone? यहां ये क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के, लिख दे रहे हैं, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव कोण में हाफ डिग्री वृद्धि हो जाए तब उष्ण कटिबंध का विस्तार होगा। आगे चल के आप जानेंगे कि इतना 24 होता भी है, हो ही जाता है, ये आगे चल के इससे आएंगे, विस्तार होगा। अब यहां पे ए 47 डिग्री, बी 48 डिग्री, सी 56 डिग्री और डी 66.5 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री, 56 डिग्री और 66.5 डिग्री। यदि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव कोण में हाफ डिग्री यानी आधा डिग्री की वृद्धि हो जाए तब उष्णकटिबंधीय विस्तार होगा, या उष्णकटिबंधी का उष्णकटिबंध का विस्तार होगा। इफ द एक्चुअल टिल्टिंग ऑफ द अर्थ were increased up to half degree, then the extension of the tropical zone will be 47 degree, 48 degree, 56 degree and 66.5 degree। क्या होगा आपका आंसर इसमें से आना चाहिए। और ये सिविल का क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो हम समझा कि अगर इस लेवल तक हम लोग टच करते हुए चल रहे हैं तो कितना भी ये लोग बदल के पूछे एमपीपीसीएस में, है ना, एमपीपीसीएस में कितना भी कठिन करके क्वेश्चन पूछे आपके लिए कठिन नहीं लगेगा और आपका सिलेक्शन श्योर होगा, क्योंकि एमपीपीसीएस को पूरा हम लोग टारगेट करके और ये अभी लेकर चल रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि इस पर आपका आंसर आ जाना चाहिए। जितना क्विक आएगा उतनी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। मैं मानूंगा कि बिल्कुल सही है। अभी आया कि नहीं किसी का? ओके, आप लोग अपना बनाए रखिए कि क्या आपका होगा। विपुल का, नीतू का बी, गुड, एक आया तो बड़ा क्विक आपने आंसर दिया। नीतू आप लोगों का क्या होगा? बी। विपुल का क्या हुआ? बी। आदित्य का क्या हुआ? उधर आदित्य का क्या हुआ? बी। सी की बी, अच्छा बी, सभी लोग बी बता रहे हैं। उधर अभिषेक, उधर सबका, उनसे पूछिए, गीता का पूछिए किसका डी है? नहीं, डी। जय का भी है डी। अब यहां देखिए ज्यादा लोग किसमें लगा रहे हैं? ज्यादा लोग लगा रहे हैं 48 डिग्री, और इसमें सबसे अच्छा लगा कि भाई नीतू का आया जवाब 48 डिग्री, और बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने लगाया जो 48 डिग्री होगा। यानी आप लोगों ने कंसेप्ट को समझ लिया
बिल्कुल ये जवाब जिसने दे दिया, यूपीएससी का क्वेश्चन था, संघ लोक सेवा आयोग का इसका क्वेश्चन था, और वहां आपने जवाब दे दिया। इसका मतलब कि अब आपको कोई इसमें ट्रबल नहीं है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा जिन्होंने लगाया है, इसका मतलब कि शायद लास्ट में आके बैठे हैं और इसीलिए उनको दिक्कत हुई। तो यहाँ सही जवाब आप लोग बता रहे हैं, ये जवाब सही है। 48 डिग्री बिल्कुल क्लियर हो गया कि अभी 23.5 डिग्री है, आधा डिग्री झुकेगी तो 24 हो जाएगा, तो ये लाइन अब 24 हो जाएगा। अब देखिए इसी सीरीज के जितने क्वेश्चंस हैं, हम चाहते हैं कि अब इतने पर तो कम से कम हम लोग उन क्वेश्चंस को भी कर ले जाएंगे। एक टेस्ट आपके सामने और रखते हैं और देखते हैं कि उसको आप लोग बता लेते हैं कि नहीं। ध्यान से सोच के बताइएगा। यदि, अब सोचिए, फिर से मैं सामने यहां रख देता हूं यही क्वेश्चन, यदि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव कोण में ½ डिग्री की वृद्धि हो जाए, तब तब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न किधर की तरफ शिफ्ट करेगा? इक्वेटर वार्ड साइड, इसको बोल क्या बता सकते हैं? यानी विषुवत रेखा की तरफ शिफ्ट करेगा ये, या पोल की तरफ शिफ्ट करेगा? दोनों। यानी विषुवत रेखा के लिए लगा दीजिए ए, और पोल की तरफ यदि शिफ्ट करेगा तो आप लगा सकते हैं बी। और ए बी में कमेंट करके आप लोग भी बताइए, और आप लोग भी बताइए, यहां पर भी बताइए, ऑनलाइन स्क्रीन पर भी बताइए, और आप लोग भी सब लोग, हाँ रेडी रहिए आप लोग। और अभी जब पहले, क्योंकि आप लोग का सुन लेंगे तो हो सकता है उधर से ऑनलाइन से, ओके। विपुल का पोल साइड में, बिल्कुल सही बात है कि अगर झुकाव कोण आएगा, और नीतू का यानी सारे ये हो रहा है तो ये किधर खसक रहा है? इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यानी इधर पोल है, तो किधर की तरफ जा रहा है? ये पोल की तरफ। सबका आ गया ना? पोल, पोल। और आप लोगों का क्या होगा? पोल साइड में। बिल्कुल सही जवाब है कि पोल साइड में इसका एक्सटेंशन होगा। ओके, पोल साइड में एक्सटेंशन होगा। यानी कोई स्थान अगर यहां पर है, ओके, यहां पर स्थान है, तो उस स्थान पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री के कोण से है। अच्छा अच्छा, मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। 23.5 डिग्री की कर्क रेखा क्यों बनी है नीतू? 23.5 की कर्क रेखा इसलिए बनी है कि 23.5 पृथ्वी झुकी है। आपने इससे पहले वाले में बताया था कि अगर पृथ्वी का झुकाव 24 हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, ½ डिग्री बढ़ जाए यानी 24 डिग्री हो जाएगा, तो आपने अभी बताया था कि ये 48 डिग्री का एक्सटेंशन हो जाए। क्यों बताया था? इसलिए कि 24 से 0 से 24 और नीचे भी 0 से 24 हो जाएगा। यानी जो ये लाइन बनी है, ये लाइन यहां चली जाएगी, ये 24 डिग्री हो जाएगा। और ये जो लाइन बनी है ये यहां चली आएगी, ये 24 डिग्री हो जाएगा। तभी तो आपने बताया था कि ये पूरा तब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रॉपिकल जोन बन जाएगा, कटिबंध बन जाएगा। आप समझ में आ रहा है? नहीं तो ये जो लाइन पहले डॉट वाली लाइन यहां थी, ये चली गई इधर, क्योंकि इधर पोल है। ये वाली लाइन यहां चली है क्योंकि इधर पोल है, तो पोल की साइड में चला गया। ओके, तो ये बन गया कितना? 48 डिग्री हो गया। अब आपको इसमें समझना ये है कि ये कैसे हो सकता है। तो मैंने अभी बताया कि अभी तो ऐसा नहीं हुआ, ना अभी हो रहा है, ओके, लेकिन ऐसा ये होता है। और ऐसा कैसे होता है, कब होता है, कितने दिन में होता है, तो एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, और वो है एक्सियल टिल्टिंग। उस टॉपिक का नाम है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। तो वहां पर हम पूरी बातें आपको समझाएंगे, और उसी के कारण ऐसा होता है। लेकिन जब वो ऐसा होता है तो उसका प्रभाव या परिवर्तन क्या होगा, यहां आप देख रहे हैं इसकी, ठीक है ना? तो क्यों होता है उसकी चर्चा हम लोग, एक टॉपिक ही है उसका, तो जहां टॉपिक आएगा तो वहां उसको पूरे विस्तार से हम आपको बताएंगे। लेकिन अच्छा है कि कम से कम यहां पर आप इसको समझते चल रहे हैं। ये बातें क्लियर हो गई ना? अब हम लोग आगे बढ़े। अब देखिए ये तो बन गया, और इस तरह से हम लोग का ये कर्क रेखा और मकर रेखा की विशेषताओं को हम लोगों ने समझ लिया, और इनके सहारे जो स्थितियां बनी हैं इसको भी हम लोगों ने समझ लिया कि स्थितियां क्या बनी है। तो ये ट्रॉपिकल जोन बना है, उष्ण कटिबंध बना है, और ये टॉपिक्स हैं, ये भी टॉपिक्स है। इस टॉपिक्स का नाम है टॉपिक ऑफ कैंसर।
इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये दोनों ही स्पेशल ट्रॉपिक्स है। कैसे बने हैं, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा भी था कि पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और पृथ्वी के कक्षीय गति के आधार पर ये बने हैं, 3 आधारों पर ये बना है। और इस तरह से ये पूरा ये बना है स्पेशल लैटिट्यूड। अब देखिए, इन्हीं के आधार पर यहां पर कुछ और भी बना हुआ, और वो क्या बना है, तो यहां ये जो आप देख रहे हैं ना 23.5, यहां से उत्तर की तरफ और यहीं से दक्षिण में भी, साउथ में 2 और अक्षांश वृत्त है, लैटिट्यूडनल सर्किल है। और इन दोनों ही अक्षांश वृत्त को यहां पर 2 नाम दिए गए हैं। इसको कहा जाता है आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्किल। ये कितने पर होता है, तो ये होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ है। ओके, और इसी तरह से इधर साउथ में भी ऐसी स्थिति बनती है, और उसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक वृत्त इसको कहा जाए। तो आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्किल, और अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्किल। अब इसको हम लोग समझ लें। ये भी हो जाएगा 66.5 डिग्री, ये साउथ हो जाएगा। और नाम क्या है, अंटार्कटिक सर्किल, मतलब अंटार्कटिक वृत्त। ओके, ये बना हुआ। अब ये क्या है, ये क्या है, ये भी स्पेशल लैटिट्यूड्स है। कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, यही हम लोग को अब यहां जानना है। ओके, अब यहां देखिए, जब पृथ्वी की ये पोजीशन बन रही थी, 21 जून की स्थिति थी, यानी सूर्य की जो लाइट है, अगर हम यहां बना के समझे यहां पर, तो सूर्य की स्थिति एक बार यहां थी। ओके, तो इक्विनॉक्स हुआ, एक बार उत्तर में आई, तो ये तर्क वृत्त बना। एक बार सूर्य की सीधी लाइट दक्षिण में आई, तो ये मकर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ वाला हुआ, और नीचे वाले ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की स्थिति बनी साउथ में आने पर। है ना, साउथ में आने पर यहां पर बनी। तो यहां से जब नॉर्थ में 21 जून की स्थिति थी, 21 जून की स्थिति थी, तो उस समय साउथ में जिस लाइन तक, ध्यान से समझिएगा, जब 21 जून की स्थिति थी, उस दिन, उस समय विषुवत रेखा पर ये एंगल मिल रहा था, यहां पर सूर्य की ये एंगल मिल रही थी, और दक्षिण में जहां तक सूर्य की किरणें जा रही थी, उसकी अंतिम सीमा थी वो 66.5 डिग्री की साउथ वाली लैटिट्यूड्स की। ये लास्ट सीमा थी उस दिन, क्योंकि सूर्य नॉर्थ में आ गया है, तो साउथ में पोल तक लाइट नहीं जा रही है। और ये कब हो रहा है, तो 21 जून को हो रहा है। तो 21 जून को यहां पर यहीं तक लाइट आ रही है, बाकी पृथ्वी के प्रत्येक भाग को लाइट जा रही है। यहां समझते चलिएगा सभी लोग, आप लोग भी सब समझते चलिए। ओके, और जो ऑनलाइन जुड़े हैं वो सभी लोग समझते चलिए। हम बोल रहे हैं कि 21 जून को जब सूर्य विषुवत रेखा से नॉर्थ में आ गया,
इक्वेटर से नॉर्थ में आ गया, तो जो लाइट जा रही है, अगर सन की लाइट जा रही है तो नॉर्थ के संपूर्ण भाग में जा रही है, लेकिन साउथ के संपूर्ण भाग में नहीं जा रही है। जिस लैटिट्यूड तक लाइट आती है उस लैटिट्यूड का की वैल्यू है 66.5 डिग्री साउथ, और यही 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक ब्रीथ के नाम से स्पेशल लैटिट्यूड के रूप में जानी जाती है। यानी 21 जून को जब कर्क रेखा पर 90 डिग्री के कोण से सूर्य की किरणें चमकेंगी, तो उसी 21 जून को 66.5 के बाद नीचे वाले भाग में अंधेरा रहेगा, लाइट नहीं जाएगी, और यहां से पूरी एक अंधेरा यानी रात वाली स्थिति जैसे हो जाती है वैसी स्थिति रहेगी। तो इसका निर्धारण साउथ 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड का निर्धारण किस तारीख को हो रहा है, कौन सा दिन हो रहा है? 21 जून को हो रहा है। ओके, 21 जून को। ध्यान से समझिएगा इस बात को, फिर से मैं दोहरा दूं, इस बात को अंडरलाइन करके रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिसको हम बोल रहे हैं स्पेशल लैटिट्यूड कितने वैल्यू की है, तो 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की है। नाम क्या है? अंटार्कटिक ब्रीथ है। कैसे बना? तो ये भी सूर्य के लाइट के आधार पर बना। कब बना, कैसे बना? तो सूर्य के लाइट के आधार पर बना। कब बना? तो ये बना 21 जून को। जब 21 जून को सूर्य की लाइट कर्क रेखा पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी चमक रही थी, उसी दिन उसी टाइम साउथ में 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड या दक्षिणी अक्षांश के नीचे लाइट नहीं जा रही थी, और इसीलिए इसके जहां तक लाइट की एक लिमिटेशन है, सीमा है, अंतिम सीमा जहां तक लाइट गई है, तो उस अक्षांश वृत्त को कह दिया गया 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड वाली को अंटार्कटिक वृत्त। क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि किस दिन ये निर्धारित हो रहा है, तो दक्षिणी वाली निर्धारित हो रही है उत्तर में, जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा है। बात समझ में आ गई? तो प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसको कर ले जाएंगे। इसी तरह से अब देखिए मकर रेखा पर, यहां पर या मकर वृत्त पर सूर्य की स्थिति कब थी? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को यहां तो लाइट आ ही रही है मकर रेखा पर 90 डिग्री, जो हम लोगों ने अभी समझा इसके पहले वाले में, और इसके साथ साथ पूरे पोल को भी लाइट जा रही है, संपूर्ण पोल को लाइट जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी दिन अब विषुवत रेखा को लाइट, क्योंकि 90 डिग्री वाली कोण यहां मिल रही है, तो विषुवत रेखा को लाइट थोड़ी सी तिरछी मिल रही है। मकर रेखा को लाइट, सॉरी मकर रेखा पर है तो कर्क रेखा को लाइट और कम मिल रही है तिरछा होके, और इस तरह से यहां पर भी ये जो पूरा पोल है, तो यहां पर भी एक लिमिट बन जाती है, जहां तक ही लाइट आती है उसके बाद से सीधी चली जाती है लाइट, ऐसे है ना, यानी पोल पर नहीं आती, और वो जो लिमिट बनती है नॉर्थ की तरफ की लिमिट बन जाती है, और उसका नाम हो जाता है आर्कटिक सर्किल। और जितने वैल्यू पर, जितने डिग्री की लैटिट्यूडनल वैल्यू तक वो लाइट जाती है, वो हो जाती है 66.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम आर्कटिक सर्किल बोलते हैं। अब किस दिन बन रहा है ये? तो 22 दिसंबर को बन रहा है। किस स्थिति में बन रहा है? तो जब मकर रेखा पर उस दिन, यानी इस दिन बनेगा, इस दिन के संदर्भ में बनेगा आर्कटिक सर्किल, और इस दिन के संदर्भ में बनेगा अंटार्कटिक सर्किल। तो ये दो आपने जान लिए कि आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्किल वो लिमिटेशन बन गई कि जिस लिमिट के, यानी जिसके बीच में ये जो आपने यहां बनाया हुआ है, जो लाइट हो गया, इसके बीच कभी भी लाइट विहीन स्थिति नहीं आती, यानी लाइट लेस कंडीशन नहीं आता, हमेशा ही यहां वर्ष भर इसके अंदर ये लाइट मिलेगी। ये
यहाँ पे मिल रही है कि यहाँ 90 डिग्री के कोण से अधिकतम मिलेगी, और यहाँ हो गया कि कोण 90 डिग्री का तो नहीं होगा, लेकिन लाइट एब्सेंट नहीं होगी ये वाला, लेकिन यहां से ये और यहां से ये कुछ समय के लिए ये क्या होगा, तो कुछ समय के लिए लाइट नहीं मिलने वाली है। ओके, यानी अब हम इसको शेड करें तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया ये वर्ष भर नहीं पाएगा, ये हो गया साउथ लैटिट्यूड, और ये 66.5 डिग्री हो गया साउथ लैटिट्यूड। तो दोनों के बीच लाइट वर्ष भर नहीं मिलेगी, न यहां मिलने वाली है और न ही यहां मिलने वाली है। हाँ, क्या चीज? हाँ, ये जो है ना वो लिमिटेशन, ये जो लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन 21 जून को, वही बता तो रहा हूं कि जैसे 21 जून होगा तो 21 जून को यहां, जब यहां 21 जून हुआ तब लाइट यहां तक ही आएगी। उसके बाद से 22 जून से तो सूर्य इधर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, तो लाइट फिर इधर की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। यानी ये जो है ना इसकी एक लिमिटेशन है, जहां एनुअल यानी वर्ष भर लाइट मिलती है, तो वो लिमिटेशन हो गई इसकी वर्ष भर की। तो ये नॉर्थ में और साउथ में ये दोनों बन गई आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल। और किससे निर्धारित हुआ है, किस दिन को निर्धारित हुआ है, ये आप इसमें जान लीजिए। अब बात आती है कि ये 66.5 क्यों है, 90 है, ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर एक प्रश्न है ना, इसको आप समझे रहिएगा और फिर हम लोग आगे बात करेंगे। आए? नहीं, कभी की बात नहीं हो रही है। 90 पर कब लाइट होगी, जब सूर्य विषुवत रेखा पर यहां आ जाएगा ना, यहां आ जाएगा नीतू, तो लाइट यहां भी जाएगी यहां भी आएगी। अब ये देखिए, हमने क्या कहा कि जब सन की सूर्य की स्थिति दक्षिण में हो गई, दक्षिण में हो गई, तो सीधी लाइट आ गई यहां पर मकर रेखा पर, ठीक है ना, दक्षिण में आ गई तो उत्तर में क्या हो गया, लाइट एब्सेंट हो गई इस भाग में। यहां पे जब सूर्य उत्तर में चला गया, जहां तक इसको जा सकता है अधिक से अधिक, 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकने लगा, तब उत्तर वाले को तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पूरा कवर में आ गया, लेकिन दक्षिण वाले को अब दिक्कत हो गई। दक्षिण वाले में इस 66.5 वाले साउथ लैटिट्यूड, जिसको हम अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं, उसके नीचे अब लाइट नहीं जा रही है। इसका मतलब ये सूर्य उत्तर दक्षिण ऐसे होते रहता है, तो कभी इसको लाइट मिलती है, कभी इसको लाइट नहीं मिलती है। तो कब दो, अब जो आपने प्रश्न पूछा कि कब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को लाइट मिलेगी कब एक साथ, तो बिल्कुल आसान जवाब है कि न यहां न यहां, बिल्कुल बीच में। यानी जो इक्विनॉक्स वाली लाइट ये आएगी, इक्विनॉक्स की पोजीशन होगी ये वाली, है ना, यानी सूर्य जब यहां चमकेगा तो यहां से ये भी 90 डिग्री दूर है, ये भी 90 डिग्री दूर है। तो जब सूर्य यहां से सीधे यहां चमक रहा होगा, है ना, ये लाइट पड़ रही होगी, सूर्य की पोजीशन यहां होगी, तब क्या होगा, तब इस पोल को भी लाइट मिलेगी और इस पोल को भी लाइट मिलेगी। यानी केवल दोनों पोल को जो लाइट मिलेगी वो केवल, ध्यान से समझिएगा, एक ही स्थिति बनेगी, एक ही कंडीशन बनेगी, और वो कंडीशन होगी कि सूर्य को विषुवत रेखा के सामने होना चाहिए। अब विषुवत रेखा के सामने 365 दिन के साइकिल में, एनुअल साइकिल में विषुवत रेखा के सामने सूर्य कब होता है, तो विषुवत रेखा के सामने सूर्य केवल और केवल 2 दिन होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, नहीं तो आपने बिल्कुल सही कहा, केवल 2 दिन होगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को, बिल्कुल सही आपने कहा। तो केवल विषुवत रेखा पर, यानी केवल 2 दिन ही यहां पर, 2 दिन ही यहां पर क्या होगा, लाइट मिलेगी। ओके, तो ये बिल्कुल आपने सही समझा, सही, इसको बेहतर तरीके से आपने समझा। 2 दिन मिलेगी, और वो दिन भी आपने बता दिया कमेंट करके, बिल्कुल सही है, 21 मार्च को मिलेगी और 23 सितंबर को मिलेगी। अब कल हम लोग डिस्कस करने वाले, यानी इसके अगले लेक्चर में हम लोग जब डिस्कस करेंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे, आप लोग तब तक एक एक्सरसाइज किए रहिएगा, और अब हम लोग बात करेंगे ये जो पोजीशन हो गई, अब तो लैटिट्यूड आप जान गए कि स्पेशल लैटिट्यूडनल लाइन कौन कौन से हुई, तो अब आपको मालूम हो गया
कि स्पेशल लैटिट्यूड्स लाइन जो बनी है, एक तो इक्वेटर हो गया पहला लैटिट्यूड ग्रेट सर्किल वाला, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 3 हो गए कुल मिला के, और आर्कटिक सर्किल अंटार्कटिक सर्किल ये 4 और 5 हो गए। तो 5 तो बन गए ना स्पेशल लैटिट्यूड्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के आधार पर ये बने हुए हैं। ओके, ये हम लोगों ने समझ लिया 5। और इसी में स्पेशल लैटिट्यूडनल सर्किल्स हैं ये सब, लेकिन स्पेशल लैटिट्यूड 5 के साथ प्लस 2 और मिलेंगे बनेंगे, और वो होंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले जो दोनों हैं वो लैटिट्यूड तो हैं, लैटिट्यूडनल लाइन नहीं है। तो लैटिट्यूडनल लाइन में कितने बने जो सर्किल के रूप में होते हैं? 1 2 3 4 5, और ये 2 कर लिए, इंक्लूड कर लिए तो 7 हो जाएंगे, लेकिन वो लाइन नहीं है, वो लैटिट्यूड है। तो ये बन गए। अब इनके ये जो अभी बने हुए हैं इनके नाम हम लोगों ने अभी देखा कि इसको तो कह दिया गया ट्रॉपिकल जोन, उष्णकटिबंध, क्योंकि हॉटनेस ज्यादा होगी, इंसुलेशन ज्यादा प्राप्त होता है, ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होती है, इसलिए ये कंडीशन आ गई, ये ट्रॉपिकल जोन हो गया। ओके, उष्णकटिबंध हो गया। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन के लिए जेड लिख दिया हमने। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध के लिए संक्षिप्त में कटि लिख के ऐसे कर दे रहे हैं। तो नॉर्थ में बना ना एक शीतोष्ण कटिबंध, वैसे ही अब साउथ में भी बनेगा यहां पर टेम्परेट जोन, यानी शीतोष्ण कटिबंध। यहां भी बना शीतोष्ण कटिबंध, तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, इधर भी शीतोष्ण कटिबंध, और ये हो गया पोलर रीजन, यानी ध्रुवीय, पोलर रीजन यानी ध्रुवीय प्रदेश, प्रदेश। तो इधर भी बन जाएगा पोलर रीजन, पोलर रीजन यानी ध्रुवीय प्रदेश, दोनों साइड में बन गया, इधर भी बन गया पोलर रीजन यानी ध्रुवीय प्रदेश। ओके, तो हमारे रीजन कितने बने इन लैटिट्यूड्स के बेसिस पर? 2 बन गया ध्रुवीय प्रदेश, 2 बन गया टेम्परेट रीजन, और दोनों गोलार्धों में मिलके एक बन गया उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध। अब इस पर हम लोग अभी इसी पर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, और आगे जो कल पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझे रहिएगा कि क्या होगा जब पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तन होगा, तो किसका क्षेत्रफल बढ़ेगा घटेगा, क्या क्या परिवर्तन होगा, ये सब हम लोग समझेंगे। और इसके बाद हम लोग फिर आगे की तरफ अब बढ़ेंगे। तो मैं समझ रहा हूं कि अब हम लोग इस क्लास को यहां रखा जाए, और कल भी वैसे ही लाइव क्लास इसी समय पर आपको नोटिफिकेशन सबको चला जाएगा, और आप सबको तो मालूम हो ही जाएगा जो क्लास में बैठे हैं सभी लोग। ओके, और साइंस की क्लास आपको नोटिफिकेशन जाएगा, थर्सडे से साइंस की क्लास फिर से लगेगी। तो तब तक हम लोग ज्योग्राफी वाले क्लास में रहेंगे, आज साइंस की क्लास अभी नहीं रहेगी, तो थर्सडे से साइंस की क्लास लगेगी। ओके, और फिर जो समय होगा आपको सूचना चली जाएगी, ठीक है ना, और आप सभी को तो सूचना हो ही जाएगी यहाँ पर जो क्लास में बैठे अभी जितने लोग हैं। ओके, तो अभी हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक ओके।